we are revising, and in the previous class we discussed about exercise 3.3 and one question of exercise 3.4. Now next questions of exercise 3.4 today's class. So next question is check divisibility criteria. As I told you already that in 3.4 we discussed about the divisibility test. So क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 6125 और दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25. लेकिन डिविजिबिलिटी रूल्स में हमने क्या पढ़ा था अभी तक, सिर्फ 2, 3, 4, 5 इनके पढ़े थे, और 25 के लिए क्या हो जाएगा, 25 किसका मल्टीपल होता है, 5 मल्टीप्लाई 5. तो इसके लिए हम क्या देखेंगे कि इसमें लास्ट जो दो जीरोज है उनको क्या देखेंगे हम, वो क्या होने चाहिए, 25 से डिविजिबल होने चाहिए. ठीक है, मतलब क्या होने चाहिए, लास्ट के जीरोज या तो 25 हो जाए या 50 हो जाए या 75 हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा. या लास्ट डिजिट क्या हो जाए, 0 0 हो जाए तो वो डिविजिबल होगा 25 से, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है, अगर इनकेस यहाँ पे 12 होता तो 12 के लिए हम क्या देखते हैं, 3 और 4 का होता है, और इन दोनों के बीच में मतलब कि इन दोनों का डिविजिबल होना चाहिए, मतलब वो 3 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल हो, तो हम बोल सकते हैं वो 12 से होगा. जैसे 6 में था क्या था, 2 और 3 दोनों से होना चाहिए था, अगर उनमें से एक भी नहीं होता है तो हम क्या बोल देते हैं, वो डिविजिबल नहीं है. तो 25 के लिए हमें लास्ट जीरो देखने हैं, लास्ट डिजिट कितनी है हमारे पास 25, तो 6025 क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा. लेकिन इसमें क्या है, लास्ट जीरो 05 है और 05 यहाँ पे नहीं है, 50 है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास नॉट डिविजिबल बाय 25. ठीक है, सो इससे नेक्स्ट जो 7 के लिए है वो ट्राई करते हैं अब हम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डिविजिबिलिटी बाय 7. तो इसके लिए हम क्या देखते हैं यहाँ पे, फर्स्टली इस नंबर का लास्ट डिजिट छोड़कर बाकी हमने टर्म्स उतारी, और इसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस एंड 2 मल्टीप्लाई विद लास्ट डिजिट कितनी है, 1. ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4289, और उसमें से 2 माइनस करा तो कितना आंसर आ गया, 4287. ठीक है, अब 4287 में से हमने क्या करना है, 4 to 8 और लास्ट डिजिट कितनी थी, 7, तो माइनस और 2 मल्टीप्लाई 7, तो कितना हो गया 4 to 8 और माइनस 14. ठीक है, तो कितना आ गया 414. अगेन फिर से वही सेम रूल, 41 माइनस 2 मल्टीप्लाई विथ कितना है 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस 141 माइनस 8 कितना हो जाएगा 33. अब 33 में से अगर हम आगे माइनस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जैसे देखो 3 और माइनस 2 मल्टीप्लाई विद 3, लेकिन ये क्या होगा, माइनस में टर्म आगे, तो हम सिर्फ कहाँ तक जाएंगे, यहीं तक. क्या 33 इज अ मल्टीपल ऑफ 7? नॉट. सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7. हमें इसको डिवाइड करके भी नहीं देखना. तो यहाँ रूल क्या था हमारे पास, फर्स्टली हमने क्या करा, इन पांचों डिजिट्स में से 4 डिजिट्स लिखी और जो लास्ट वाली डिजिट है उसको किससे माइनस कर दिया और किस में से 2 से मल्टीप्लाई करके. ठीक है, आंसर आ गया हमारे पास दिस वन. नाउ नेक्स्ट टर्म में भी हमारे पास कितनी जीरोस है, 4 जीरोस में से फर्स्ट 3 लिख ली और लास्ट डिजिट को क्या कर दिया, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर दिया, क्या आ गया 414. इसके बाद क्या करा, इस वैल्यू में से भी हमने लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे वाली डिजिट से माइनस करा, क्या आंसर है 33, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7. अगर 7 का मल्टीपल होता तो हम बोल देते हैं यहाँ पे कि ये डिविजिबल है 7 से, पूरा नंबर, लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये पूरा नंबर नॉट डिविजिबल बाय 7. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन इज विच स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब कि एक स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, दैट शुड बी फिल्ड इन. मतलब इस ब्लैंक में जो नंबर फिट होगा, ये नंबर क्या है, सिर्फ एक ही प्लेस के लिए, मतलब एक ही डिजिट आ सकती है यहाँ पे, और वो किससे डिविजिबल हो जाना चाहिए, अगर हम उसमें ऐड कर देंगे 33 से. ना 33 का हमने कोई रूल नहीं पढ़ा था, 33 हमें पता है किसका मल्टीपल होता है, 3 और 11 का. तो अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 3 से भी होना चाहिए वो डिविजिबल और 11 से भी. ठीक है, अब 11 के लिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था हमारे पास, उसके और प्लेस का डिजिट, मतलब और जो प्लेसेस है, और प्लेसेस कौन से होते हैं, जैसे 1 जो है 3 प्लेस पे जो डिजिट है, और किस पे है 3, 5, 7 ऐसे डिजिट पे जो प्लेस है उनका सबका सम करना है, और इवन प्लेस वाले जो डिजिट है उनका सम करना है, और उसके बाद माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं 33 से पहले 3 के लिए देखना है. 3 के लिए क्या होता है, डिजिट्स का सम, तो 1 + 1 + 4 और +3 + 6 एंड +7. ठीक है, क्या आया नंबर यहाँ पे, 1 + 1 2, 2 + 4 इज 2 + 4 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 13 is 22.
अब 22 के बाद हमें पता है 3 का मल्टीपल क्या आता है, 3 के मतलब टेबल में कौन सा नंबर आता है 24, और 24 के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा +2। तो मतलब 3 के लिए तो हमारे पास आ गया कि वहां पे +2 ऐड कर दे। ठीक है, अब 11 के लिए देखते हैं। तो 11 के लिए यहाँ पे अगर हम नंबर देखेंगे तो पहले इवन प्लेस पे देखते हैं। ये कौन से प्लेस पे 1, ये थर्ड प्लेस पे, ये किस प्लेस पे हो जाएगा, देखो 1 2 3, यहाँ 4 प्लेस वाली एक डिजिट आएगी, देन 5 ये रहा, और ये हमारे पास हुआ है। तो सम ऑफ ओड प्लेसेस, सम ऑफ ओड प्लेसेस का अगर हम करेंगे तो वो कितना है हमारे पास 1 + 4 देन +3 एंड +7। कितना आ गया यहाँ पे 1 + 4 इज 1 + 4 इज 5, 5 + 3 इज 5 + 3 इज 8 एंड 8 + 7 15 आ गया। अब सम करते हैं इवन प्लेस का। ठीक है, इवन प्लेस का लेकिन हमारे पास एक मिसिंग है, तो उस मिसिंग को अब हमें निकालना है। लेकिन हम पहले जो हमें पता है सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं। 1 है यहाँ पे, फिर उसके बाद 6 है, तो कितना हो गया 1 + 6 कितना आ गया 7। इन दोनों को माइनस करा, क्या आंसर आया 15 में से 7 माइनस करा, हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 8। लेकिन 8 हमने देखा 11 का मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, तो क्या ऐड कर दूं मैं इसमें 11 को 8 को 11 का मल्टीपल बनाने के लिए यहाँ 3 ऐड हो जाएगा। तो वो 3 किस में ऐड होगा, क्योंकि इवन प्लेस वाला मिसिंग था तो हम यहीं पे तो ऐड कर सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा अब यहाँ पे, लेकिन मैंने ऐड करा, ये बन गया 15 - 10, और किससे बन गया ये 5 बन गया। लेकिन यहाँ तो ये हो ही नहीं सकता हमारे पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या ऐड कर दूं अब मैं, इसके अलावा क्या और टर्म बन सकती है जिससे ये माइनस होगी, क्या बन जाए 11। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, सो अब 11 के फैक्टर बनाने के लिए या हम कुछ ऐड करेंगे, उससे तो कुछ बन नहीं रहा, क्योंकि जैसे यहाँ 3 अगर बना दूं तो 11 बन जाएगा उसका। लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ 3 ऐड होगा वो यहाँ इवन प्लेस वालों पे ही तो होगा ना, उसी से ही तो बन के आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फिर 0 बना देते, क्योंकि 0 B और 11 और इसके मल्टीपल्स आने चाहिए। ठीक है, तो हम 0 बना लेते हैं। 0 कब बनेगा, 15 में से 15 माइनस करें, तो यहाँ 7 में क्या ऐड करूं जिससे 15 बन जाए 8। तो 8 हमारे पास किसके लिए आ गया, 11 के लिए। अब हम देखते हैं क्या 8 ऐड करने पे हमारे पास 3 का मल्टीपल भी बन सकता है। तो यहाँ पे क्या आया था हमारे पास 22 में 8 ऐड करा, हमारे पास 30, और वो 3 का भी मल्टीपल है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट जो आ गया वो कितना आ गया हमारे पास 8। कैसे चेक करा, देखो पहले हमने 3 के लिए देखा। ठीक है, 3 के लिए क्या देखते हैं, सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए हमारे पास, 3 का मल्टीपल आया हमारे पास, इसका सम 22। लेकिन 22 के आगे जो नंबर 3 से डिविजिबल होता है वो होता है 24, और इसके लिए हम क्या ऐड करेंगे 2। ठीक है, अब हम 11 के लिए देखते हैं। 11 के लिए होता है ऑड प्लेसेस के जो डिजिट है और इवन प्लेसेस की जो डिजिट है उन सबका सम करा। ठीक है, जो ऑड पे थी उसका आया 15, और जो इवन पे थी वो उसका आया 7, और एक इवन वाला जो मिसिंग है उसको हमें लिखना है। ठीक है, अब हमारे पास 15 है और 7 है, और उन दोनों का माइनस आया 8। लेकिन अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अगर मुझे इसका फैक्टर क्या बनाना है 11, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वो 3 मैं अगर यहाँ पे, क्योंकि इवन प्लेस वाला मिसिंग, और मैं यहाँ पे अगर 3 ऐड कर भी देती हूँ तो क्या बन रहा है, वहां से वो मल्टीपल नहीं बन रहा है फिर भी। ठीक है, क्योंकि 5 आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बना ले, हम उसको 0 बना ले। तो 0 बनाने से क्या होगा, 15 में से 15 माइनस करेंगे तभी 0 हो सकता है, और वो 15 कैसे होगा, जब 7 में 8 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 8 बन गया। अब 8 यहाँ पे और यहाँ पे 2 आया, तो मैं 3 के लिए देखूंगी क्या वो 8 के लिए सेटिस्फाई कराता है, नहीं कराता है। तो मैंने 22 में 8 ऐड करा है, वो क्या हो गया 30। तो ये 3 का डिविजिबल है, मतलब 8 से दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो हम क्या लिख देंगे, दोनों के कॉमन फैक्टर क्या बन गया, यहाँ जो ब्लैंक वाला है वो नंबर क्या आ गया 8 आ गया। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one write the smaller digit। अगेन हमें क्या करना है, एक डिजिट लिखनी है इस ब्लैंक में, लेकिन ये नंबर क्या होना चाहिए, अब डिविजिबल बाय 8। और 8 के लिए डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट्स है वो क्या होने चाहिए, डिविजिबल पूरे डिवाइड होने चाहिए किससे, 8 से। तो यहाँ पे 8 3 2 तो डिजिट हो गए, और थर्ड जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट के लिए हम फर्स्टली 1 लिखते हैं। 1 अगर हमने यहाँ पे करा तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8 हो गया डिवाइड, देन 3 डिविजिबल नहीं है तो 0 1, तो 3 3 जा 24, सॉरी 8 3 जा 24, कितना आ गया हमारे पास 7, नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं, उसमें 2 करते हैं। सो क्या हो गया 8 3 2। अब क्या 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, कैंसिल आउट 3, तो 0 हो जाए क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, देन अगेन 2, सो 8 4 जा 32,
तो यहाँ क्या हो गया, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो मतलब यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्मॉलेस्ट पूछिए, स्मॉलेस्ट मतलब होता है जो पहले नंबर पे आ जाए वही स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आंसर डिजिट आ गया 2 एंड दैट विल बी द digit that will come in the blank for this number to be divisible by 8. ठीक है, so students, this is about today. I hope you got all the content that I taught you today. And one more thing, this is exercise 3.2 not 3.4. Thank you, have a nice day. Welcome you to online classes of MLP School Rajpura. I Priyanka ma'am. Today's session teach you subject GK class 6 to 8th, and today's my topic is Rafale, that is the fighter plane that recently acquired from France country to India. Okay, so you have to see the video properly and question based on that. Now I tell you 20 MCQ question based on Rafale jet. Okay, so let's start. Our first question is Rafale aircraft is being acquired from, किस कंट्री से एक्वायर किया गया है? आंसर इज फ्रांस, फ्रांस से एक्वायर किया गया है। नेक्स्ट वन इज Rafale फाइटर एयरक्राफ्ट इज डिजाइन एंड बिल्ड बाय विच कंपनी, किस कंपनी के थ्रू इसको बनाया गया है? तो हेयर 4 ऑप्शंस आर गिवन और आंसर इज Dassault एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी Rafale इंडिया बोट फ्रॉम फ्रांस, कितने जो रफेल है वो इंडिया फ्रांस से खरीदेगा? 36, और ये अप टू 2022 तक इंडिया में आ जाएंगे सारे। ओके, तो रिसेंटली अभी कितने आए हैं? 5। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज Rafale डील साइन, सबसे पहले इसकी डील कब हुई थी? 23 सितंबर 2016, और आए कब है इंडिया में? 2022 में। सो यू हैव टू लर्न दैट कि इसकी डील कब साइन हुई थी। नेक्स्ट वन, Rafale इज एन इक्विपमेंट विद विच मिसाइल सिस्टम, किस मिसाइल सिस्टम के इक्विपमेंट इसमें यूज है? तो आंसर इज स्केलप कर्सिव मिसाइल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ Rafale, मैक्सिमम स्पीड कितनी है? ये 1 आवर और 1 में कितना किलोमीटर क्रॉस करता है? 2223 किलोमीटर। ओके, इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है और इसका जो टारगेट है वो भी बहुत काफ़ी किलोमीटर तक है। Rafale कैन कैरी अप टू फिल इन द ब्लैंक्स मिका मिसाइल, कितने मिका मिसाइल इसमें? 6 मिसाइल को ये ले जा सकता है, अपने उसमें कैरी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज ऑफ Rafale, इसकी रेंज मीन्स ये कहाँ तक जो फाइटिंग कर सकता है, इसकी रेंज क्या है? 3700 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। 3700 किलोमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 फेल्ड डील कोस्ट बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इज, जो हमारे इंडिया और फ्रांस के बीच जो डील हुई थी उसमें जो 36 जो Rafale परचेज किए उनकी कॉस्ट कितनी है? 59,000 करोड़। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 10, Rafale कैन इजीली कैरी बॉम्ब अप टू, कितने केजी तक के बॉम्ब ये कैरी कर सकते हैं Rafale? तो आंसर इज 9500 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rafale इज इक्विप्ड विद बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल विद विच हैज़ ए रेंज ऑफ, उसकी कितनी रेंज है? विजुअल रेंज जो मिसाइल है, विजुअल का मतलब है जो देख सकते हैं ना दूर से, तो आंसर इज 150 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rafale इज इक्विप्ड विद स्केलअप मिसाइल विच हैज़ ए रेंज ऑफ, उसकी जो स्केलअप मिसाइल है उसकी रेंज कितनी है? 300 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच इंजन इज यूज इन Rafale, कौन सा इंजन यूज किया गया Rafale में? स्नेकमा
M88 and turbofan. Okay. Next question is Rafale is fitted with means इसमें कितने इंजन फिट किए गए हैं? आंसर इज 2 इंजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ रफेल? रफेल की लेंथ मीन्स ये कितना बड़ा है? आंसर इज 15.30 मीटर. ओके. क्वेश्चन नंबर 16 द फर्स्ट बैच ऑफ 5 रफेल फाइटर जेट्स अराइव्ड एट विच एयरफोर्स स्टेशन? दैट एवरीवन नो अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन. स्टूडेंट दैट इज़ द क्वेश्चन कि इन्होंने अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन ही क्यों चूज़ किया? बिकॉज यहाँ से चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो बिल्कुल भी नज़दीक रहता है. दैट इज़ द बेस्ट रेलवे स्टेशन टू कनेक्ट विद चाइनाज एंड पाकिस्तान. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द फर्स्ट इंडियन पायलट टू फ्लाई रफेल? आंसर इज मीन्स जो इंडिया के पहला पायलट कौन सा था जिन्होंने रफेल को फ्लाई किया? आंसर इज हिलाल अहमद राथर. नेक्स्ट वन. ओके. फॉर हाउ मैनी आवर्स रफेल कैन फ्लाई इन द स्काई? कितने घंटों तक रफेल आकाश में उड़ सकता है? आंसर इज 10 आवर्स मीन 10 आवर्स तक ये फाइटिंग कर सकता है कंटिन्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज अम्बाला एयरफोर्स स्टेशन एस्टैब्लिश्ड? मीन्स कब बना था जो अम्बाला में एयरफोर्स स्टेशन है वो? आंसर इज 18 जून 1919 मीन्स 1919 में ये बना था. मीन्स हमें तब तो फ्रीडम भी गेट नहीं हुई थी, उससे पहले का बना हुआ जो एयरफोर्स स्टेशन है ये. नेक्स्ट वन इज रफेल इज कंसिडर्ड एज द जनरेशन एयरक्राफ्ट. तो किस जनरेशन का एयरक्राफ्ट है ये? 4.5 जनरेशन. स्टूडेंट जैसे कि कंप्यूटर में कोई भी मोबाइल फ़ोन में जनरेशन मीन्स इनकी जो सीरीज चलती हैं, तो इस तरह से हमारे रफेल जो जेट इंजन है उसकी सीरीज है 4.5. Welcome to online classes. This is Sarus from MLP International School Rajpura. So student, as we have already started our revision part and we have completed up to 6th chapter complete. So in this regard we are just doing up to 6th class and 7th and 8th as usual. So student, we have to do the revision part and you have to just take care of this. And so students, in this regard, let us start. Good morning students. So let us start for the 6th class, the chapter 3rd. In previous video I just explained you the exercise. Now today we will just start the question answer of this chapter number 3 of class 6. Yes, see the first question, what did the residents of the island of moles love to do? यानी कि island के लोगों को क्या चीज करना पसंद था. तो student, first of all I'm just telling you the questions and read the question this and इसका answer देखिए अब. Yes, the answer of this question is the residents of the island of moles were hardworking and they always loved to make funny stories about themselves. It means जो वहाँ के रहने वाले लोग थे आइलैंड्स के मोल जो है वो हार्डवर्किंग थे और वो हमेशा जो है फनी स्टोरीज बनाने में उनको इंटरेस्ट आता था और वो जो है फनी स्टोरीज अपने आप ही बना लेते थे. See the second question. Why were the residents of Mole getting restless? यानी कि वहां के रहने वाले लोग restless क्यों हो गए थे? Why did they sit together in a circle? और वो circle में क्यों बैठते थे? Yes, answer of this question is the residents of the mole were getting restless because for some days they had no problem to solve this. उनके पास जो है इसलिए रेस्टलेस हो गए थे क्योंकि उनके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी जिनको वो सॉल्व कर सकते थे, करना चाहते थे. Yes, they sit together in a circle because वो सर्कल पे इसलिए बैठते थे क्योंकि they had a meeting and they believed that sitting in a circle would help them think better. उनके एक मीटिंग थी जिनके वजह से वो सर्कल में बैठे थे और उनका मानना था कि सर्कल में बैठने के बाद अच्छी तरह से और बेटर सोचा जा सकता है.
Yes, say the question number 3. Who come out with an idea? किसको जो है आइडिया आया? And did the other like it? और दूसरों को क्या वो आइडिया पसंद आया? Answer of this question is Freeze came out with an idea. Yes, they not only liked and cried in chorus that they badly need a well. अब उन्होंने ना तो उनको वो चीज आइडिया पसंद नहीं आया, बल्कि जोर से उन्होंने कोरस यानी कि मिलकर चिल्लाने लगे कि हाँ उनको जरूर, उनको तो कुआं यानी कि वेल उनको अपने विलेज में एक चाहिए, बहुत ही इसकी नीड है. Now see the question number 4. What problem did Olive rise? Was it a genuine problem? जो ऑलिव है उसने कौन सी प्रॉब्लम को मतलब उठाया और क्या वो प्रॉब्लम जेन्युइन थी? Yes, now see the answer of the fourth question. Problem raised by Olive was that they had dug out lot of soil. What to do with that? If they will let it lie, it may cause wastage, cause village untidy. Yes, it was a genuine problem. इसमें क्या है कि प्रॉब्लम जो उसने ऑलिव ने जो रेज की थी वो जो है क्या थी कि जो हम वो सॉइल निकाल रहे थे खोदने के बाद जो है गड्ढे को, तो उससे जो है बहुत सी सॉइल निकली थी. वो क्या उसको वो सॉइल को ऐसे ही रहने देते? और अगर वो ऐसे ही रहने देते तो इससे जो है गांव जो है वो अनटाइडी हो जाता और ये एक वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम थी. Yes, see the answer number 5. What was the suggestion of Eric? Eric की क्या suggestion थी? Did other act upon his suggestion? क्या दूसरों ने उसकी suggestion पर अमल किया यानी कि माना? Yes, answer number 5 is Eric's suggestion was to dig another hole to put all the soil into the second one. Yes, others shouted in joy and start act upon his suggestion. यानी कि एरिक ने ये सजेशन दी कि जो हम होल जो हम कर रहे हैं उसकी मिट्टी को हम क्या करें, तो इसकी मिट्टी को जो है डालने के लिए हमें एक दूसरा होल खोदना पड़ेगा. तो इससे क्या है डिग करेंगे. तो ये जो सजेशन सुनकर सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगे और उन्होंने उसके सजेशन पर काम करना शुरू कर दिया. Yes, now see the question number 6. What problem did Sigmund raise? Sigmund जो नाम का पर्सन था उसने कौन सी प्रॉब्लम खड़ी की? What came out with the solution? और उसका जो है सॉल्यूशन फिर कैसे निकाला गया? Answer of this question is Sigmund raised problem that what to do with all the soil that was digging out of second hole. Freeze came out with an solution. इसमें क्या है कि सिगमंड ने फिर दोबारा से क्या जो है प्रॉब्लम रेज की. उसने ये प्रॉब्लम रेज की कि ठीक है जो फर्स्ट होल से हम निकाल रहे हैं उसके लिए तो हम दूसरा होल खोल रहे हैं, लेकिन जो सेकेंड होल से जो सॉइल निकलेगी उसके लिए हम क्या करेंगे. तो उसका सॉल्यूशन जो है फ्रीज ने जो है निकाला दूसरे प्रॉब्लम के लिए. नाउ द 7th क्वेश्चन इज Do you think they could solve their problem digging a bigger hole? Explain. क्या आपको लगता है कि वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे एक बड़ा गड्ढा खोदने के बाद? उस चीज को आप समझाइए. Yes, इसका आंसर देखिए आप 7th का. No, they could not able to solve their problem by digging a bigger hole because the same problem again they faced were to put all soil which they had digged by hole. इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको ये बताया गया है कि जो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं हुई है और जो उन्होंने गड्ढे से सॉइल निकाली थी एक बड़ा गड्ढा खोदने के बाद भी ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व नहीं होगी,
क्योंकि उनके पास फिर वही सेम प्रॉब्लम होगी कि जितना बड़ा बड़ा गड्ढा हम खोदेंगे दूसरे गड्ढे की सॉइल डालने के लिए, तो जो खोदेंगे हम गड्ढा तो उसकी सॉइल का फिर हम क्या करेंगे, तो सेम प्रॉब्लम वो अगेन एंड अगेन इट विल बी रिपीटेड. नाउ सी द स्टूडेंट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट. अब इसका स्टेटमेंट का ट्रू या फॉल्स है, वी हैव टू सी जस्ट मार्क अकॉर्डिंग टू द चैप्टर के अनुसार हमें ये ट्रू फॉल्स बताने हैं. तो फर्स्ट का देखिए, द रेजिडेंट्स ऑफ द आइलैंड ऑफ मोल वर लेजी. ये स्टेटमेंट गलत है, वो लोग लेजी नहीं थे, हार्ड वर्किंग थे. नंबर 2 देखिए, डिगिंग अ वेल इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. यानी कि कुआं खोदना बहुत मुश्किल काम था. दैट इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट. ये कोई मुश्किल काम नहीं था. थर्ड का देखिए, दे गॉट टायर्ड सून एंड स्टॉप देयर वर्क. वो बहुत ही जल्दी जो है गड्ढा खोद कर थक गए और उन्होंने काम करना बंद कर दिया. ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है, ये गलत स्टेटमेंट है. नंबर 4 देखिए, दे डिड नॉट स्टॉप टू लिसन टू एनीबडी एंड कंटिन्यू डिगिंग. उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और लगातार जो है गड्ढा खोदते रहे. ऐसा नहीं है, उन्होंने एक दूसरे की बात भी सुनी, सॉल्यूशन निकाला एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे स्टार्टेड वर्किंग. तो ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है. नंबर 5 देखिए, एवरीबडी लाफ्ड एट सिगमंड्स क्वेश्चन. सब लोग जो है सिगमंड ने जो क्वेश्चन किया उस पर हंसने लगे. तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है. नाउ 6 का देखिए, they decided to dig another big hole to put all the soil in it. अब उन्होंने डिसाइड किया कि जो होल से जो मिट्टी निकली है उसको जो है फिल करने के लिए उन्होंने दूसरा होल खोदना शुरू किया. तो ये जो स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए ये ट्रू है. नंबर 7 देखिए, द रेसिडेंट्स ऑफ द आइलैंड ऑफ द मोल वर वेरी इंटेलिजेंट. जो आइलैंड के जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थे. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आएगा. Now see the statement, student. This is the statement according to the chapter. ये किसने किसको कहा है ये आपको लिखना है. तो फर्स्ट देखिए, yes I have got an idea. तो ये किसके द्वारा कहा गया है? Said to all. Who said? Said by phrase. नंबर सेकंड देखिए, we needed a wall into the village. हमें गांव में एक वो कुआं चाहिए. Said to किसको कहा गया? सभी को. To all किसने कहा है? ये भी फ्रीज ने ही कहा था. अब नंबर 3 देखिए, वी ऑल हैव टू डिग वन. हमें एक खोदना ही चाहिए. सेट टू किसको कहा गया? टू अदर्स. अदर्स को बोला गया है, किसने कहा है? ये जैकब ने. अब नंबर 4 देखिए, देयर इज एन अनदर प्रॉब्लम. अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? ये सेट टू किसको कहा गया है? टू अदर्स, दूसरों को कहा गया है. साइड बाय ऑलिव ने ये वर्ड्स बोले हैं. अब फिफ्थ का देखिए, आई विल मेक आवर विलेज लुक, इट विल मेक आवर विलेज अनटाइडी. लुक अनटाइडी, हमारे ये जो है हमारे विलेज को अनटाइडी यानी कि सही नहीं दिखेगा, भद्दा दिखेगा. तो ये जो है ये किसको कहा गया है? अदर्स को बोला गया है. एंड सेड बाय ये ऑलिव ने बोला है. नाउ सी द सिक्स्थ वन, लेट अस थिंक अगेन. हमें दोबारा से सोचना चाहिए. ये जो है सबको बोला गया है और ये हैंस ने कहा है. अब देखिए सेवेंथ का, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया. ये भी जो है सेट टू सभी को बोला गया है और ये कहा कि सेड बाय फ्रीज का है. सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपको इतना ही है और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द रिविजन आफ्टर द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट, आपको करना क्या है? आपको जो है इस वीडियो को आप इसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें. सो थैंक यू, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. This is for 6th class, and students, we are going to start with the next topic, next chapter, the tense. Now students, I will tell you there are 3 kinds of tenses, as you see: present, past and future. Students, we are having each tense. We are having 4 types, as you all know. First is simple present, present continuous,
present perfect, present perfect continuous, present perfect continuous. Now students, I will tell you one by one. First is simple present tense. Simple present tense, we are having three types, sorry. First I will discuss about simple present. In simple present we are having three types. First is affirmative, we can say positive also, negative and interrogative. Now I will tell you the formation of simple present tense, and then I will tell you about affirmative, negative and interrogative sentences. Now in simple present tense, formation is simple present tense. I will tell you the first of all rule. What is the rule of simple present tense? First is subject plus first form of the verb plus s or es plus object. So this is the rule. I will give you an example. Ria sings a song. So this is subject, this is first form of the verb प्लस एस लगाया हुआ हमने यहाँ पे प्लस ऑब्जेक्ट. So this sentence is complete according to the rule. Now this formation is used for the affirmative and negative sentences. इन sentences के साथ ये कैसे rule apply होगा? See the affirmative. Affirmative. First is subject plus first form of the verb plus s or es plus object. So students, I will give you an example. Same example is this. Formation is this. In negative sentences, subject plus do not or does not plus first form of the not plus first form of the verb plus object. Now students, I will give you an example. Ria did not, we are going to put did not sing a song. Sings a song. So when we are going to put not with the sentences, they are including in the negative sentences. Make sure that negative sentences में है हम हमेशा not put करते हैं. And next students, I will give you an example of interrogative sentences. Next is interrogative sentences. In interrogative sentences, we are going to use question mark with the words. So we are going to start with the helping verbs. Helping verb is did Ria sing a song? क्या रिया गाना गा सकती
है. So we are going to start with the helping verb plus subject plus first form of the verb plus object and then question mark. Question mark is important to ask the question what is about. Next is present continuous. Now present continuous is rule is subject plus first form of the verb plus ing plus object. Sorry, is subject plus is mr according to the subject plus first form of the verb plus ing plus object. This is the rule for present continuous tense. So an example is Riya is playing in the. So example is Riya is playing in the park. So subject is according to the subject we are going to use is mr. Then first form of the verb के साथ हम ing put करेंगे and then object. And in the park is object. Again we are having three kinds: affirmative, negative and interrogative. So affirmative is the same rule. We are going to put the same rule in the affirmative sentences. In negative sentences we are going to put not. Subject is not. In negative sentences we are going to put not. In interrogative sentences we are going to start with the helping verbs. And helping verb is Riya playing in the park? And with the question mark. So students, I hope you understand two types of sentences. Now thank you everyone and do your work in your fair notebook. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम आपकी हिंदी अध्यापिका। बेटा आज हम कक्षा 6 का पाठ 7 हैमलिन का वेणुवादक इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। कल हमने इस चैप्टर को पढ़ा था। तो सबसे पहले सही उच्चारण, गणमान्य शीघ्राति शीघ्र, शीघ्र अति शीघ्र, तो इसको बोलेंगे शीघ्राति शीघ्र। मजबूत, पारिश्रमिक, इर्द गिर्द। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें, हैमलिन नामक नगर किसके उत्पात से त्रस्त था? किसके कारण त्रस्त था, किसके उत्पात से? तो उत्तर आएगा चूहों के। तो उत्तर लिखोगे आप, हैमलिन नामक नगर चूहों के उत्पात से त्रस्त था। हैमलिन नगर को चूहों के उत्पात से छुटकारा दिलाने हेतु कौन सामने आया? क्यों चूहों के उत्पात से छुटकारा पाने के लिए कौन सामने आया था? तो उत्तर आएगा एक वेणुवादक, यानी बांसुरी बजाने वाला। वेणुवादक क्या होता है? बांसुरी बजाने वाला। तीसरा, वेणुवादक ने अपने काम के लिए कितना पारिश्रमिक की मांग की? कितने पारिश्रमिक की मांग की थी? 1000 मुद्राएं। कितनी की कर थी? 1000 मुद्राओं की। चौथा प्रश्न, वेणुवादक नगर पालिका अध्यक्ष से नाराज क्यों हो गया था? कि वेणुवादक नगर पालिका अध्यक्ष से क्यों नाराज हो गया था? तो उत्तर है क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष वेणुवादक को उसका पूरा पारिश्रमिक नहीं दे रहा था। किस कारण से नाराज हो गया था? कि उसने 1000 मुद्राओं की जो मांग की थी, और जो नगर पालिका अध्यक्ष था वो काम हो जाने के बाद में सिर्फ उसे 100 मुद्राएं ही दे रहा था, इसीलिए वो नाराज हो गया। तो क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष वेणुवादक को उसका पूरा पारिश्रमिक यानी पूरी मजदूरी नहीं दे रहा था, इसी कारण से वो नाराज हो गया। आगे है, वेणुवादक कैसा व्यक्ति था? वेणुवादक था वो कैसा व्यक्ति था? लोभी था, कपटी था या ईमानदार था? कैसा व्यक्ति था वो? ईमानदार था। नगर पालिका अध्यक्ष था वो कैसा व्यक्ति था? लोभी, कपटी या ईमानदार? तो बेटा इसके अंदर देखो, आप लोभी भी कर सकते हो, कपटी भी कर सकते हो। कि वो लोभी था क्योंकि उसने पहले तो उसको 1000 रुपये देने के लिए कहा, लेकिन बाद में 100 ही रुपये दिए, क्योंकि वो लोभ के कारण ये करा था कि उसे पैसा ना देना पड़े। दूसरा, हम उसको कपटी भी कह सकते हैं कि वो कपट कर रहा था उससे। तो इसमें वैसे ज़्यादा सही लोभी लग रहा है, तो नगर पालिका अध्यक्ष कैसा व्यक्ति था? लोभी।
छल कपट का परिणाम सदैव कैसा होता है? कैसा होता है छल और कपट का परिणाम? सदैव दुखदायी होता है। वेणुवादक की बांसुरी से आकर्षित होकर चूहे चले गए। वेणुवादक ने जब बांसुरी बजाई तो सारे चूहे कहाँ चले गए थे? नदी में। वेणुवादक की बांसुरी से आकर्षित होकर सभी चूहे नदी में चले गए थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर। ये कहानी किस देश के किस नगर की है? ये कहानी है वो कौन से देश की और किस नगर की है? तो ये कहानी जर्मन देश के हेमलिन नगर की है। कौन से की? जर्मन देश और हेमलिन नगर की। हेमलिन नामक नगर किस नदी के तट पर बना है? तो वेस्टर नदी। किस नदी के तट पर बना हुआ है? वेस्टर नदी। हेमलिन नगर में किसका आतंक छाया हुआ था? तो उत्तर आएगा चूहों का। हेमलिन नगर में चूहों का आतंक छाया हुआ था। चूहों से आतंकित लोग किसके पास में गए थे? चूहों से परेशान होकर लोग किसके पास में गए थे? नगर पालिका अध्यक्ष के पास में। किसके पास गए? नगर पालिका अध्यक्ष के पास में। अब है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय में पहला प्रश्न है, यह कहानी लगभग कितनी पुरानी है? ये जो कहानी है ये कितनी पुरानी है? तो यह कहानी लगभग 600 वर्ष पुरानी है। कितनी? 600 वर्ष पुरानी। दूसरा, इस कहानी का घटनाक्रम किस नगर में घटित हुआ? कौन से नगर में घटित हुआ है? तो क्योंकि पाठ का ही नाम आया है इसके अंदर कि ये इस कहानी का घटनाक्रम है वो हेमलिन नगर में घटित हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष के पास गणमान्य लोग क्यों गए थे? क्यों गए थे वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष के पास में? तो उत्तर आएगा चूहों से छुटकारा पाने हेतु सहायता लेने गए थे। तो नगर पालिका अध्यक्ष के पास गणमान्य लोग चूहों से छुटकारा पाने हेतु सहायता लेने गए थे कि उन्हें चूहों से छुटकारा पाने के लिए सहायता लेने गए थे। अगला प्रश्न है, वेणुवादक ने चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए क्या मांगा? उन्होंने कितना मेहनत मांगी, अपने कितनी मजदूरी मांगी? तो उत्तर आएगा वेणुवादक ने चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए 1000 मुद्राएं मांगी। कितना धन मांगा था उन्होंने? 1000 मुद्राएं मांगी थी। वेणुवादक ने चूहों को कहाँ ले जाकर छोड़ दिया? तो उत्तर आएगा वेणुवादक ने चूहों को नदी में ले जाकर छोड़ दिया था। कहाँ ले जाकर छोड़ दिया? नदी में ले जाकर छोड़ दिया। एक बार बेटा ये फिर से देख लो उत्तर कि यह कहानी कितनी पुरानी है? लगभग 600 वर्ष पुरानी। किस नगर से संबंधित है? तो यह घटनाक्रम हेमलिन नगर से संबंधित है। नगर पालिका अध्यक्ष के पास में गणमान्य लोग क्यों गए थे? चूहों से छुटकारा पाने हेतु सहायता लेने के लिए गए थे। और वेणुवादक ने चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए 1000 मुद्राएं मांगी थी। और पांचवा है इसमें, वेणुवादक ने चूहों को कहाँ ले जाकर छोड़ा? तो उत्तर आएगा वेणुवादक ने चूहों को नदी में ले जाकर छोड़ दिया था। अब है इसके अंदर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ प्रश्न उत्तर में है, नीचे दी गई पंक्तियां किसके द्वारा कब कही गई? उत्तर 4-5 पंक्तियों में दीजिए। तो पहली पंक्ति है, हाँ कहा था परंतु अब तो चूहों का आतंक समाप्त हो चुका है। ये किसने कही थी बेटा? किसने कही थी? ये कही थी आपके जो नगर पालिका अध्यक्ष थे उन्होंने। दूसरी, धोखा देना नैतिकता के विरुद्ध है। धोखा देना नैतिकता के विरुद्ध है। ये किसने कही थी? ये कही थी वेणुवादक ने। कितना समय लगेगा तुम्हें यह कार्य करने में? और ये भी किसने कही थी? नगर पालिका अध्यक्ष ने कही थी। अब इनके उत्तर करते हैं कि किसने और कब कही पूरे। तो पहली पंक्ति का उत्तर है, यह पंक्ति नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कही गई और तब कही गई जब वेणुवादक अपना पारिश्रमिक अर्थात मजदूरी मांग रहा था। तब नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा था, हाँ कहा था परंतु अब तो चूहों का आतंक समाप्त हो चुका है। फिर मैं तुम्हें 1100 मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। और फिर भी मैं तुम्हें 1100 मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ कि नगर पालिका अध्यक्ष ने कही। जब वेणुवादक उनसे पारिश्रमिक मांग रहा था, अपनी मजदूरी मांग रहा था, तब उन्होंने कहा था लेकिन अब तो चूहों का आतंक हो चुका है, समाप्त हो चुका है। उसके बाद भी मैं तुम्हें 100 मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। अगली पंक्ति है वो कही थी हमारे वेणुवादक ने। अगली पंक्ति क्या थी हमारी? धोखा देना नैतिकता के विरुद्ध है। यह पंक्ति वेणुवादक ने निराश होकर नगर पालिका अध्यक्ष से कही थी। निराश होकर यानी उन्होंने दुखी होकर कही थी। कब कही थी ये? क्योंकि
वे उसे उसका पूरा पारिश्रमिक नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था कि जब वो उसने वेणुवादक ने उनसे अपनी 1000 मुद्राएं मांगी तो वो उसको 1000 मुद्राएं नहीं दे रहे थे। कौन? नगर पालिका अध्यक्ष। इसीलिए उन्होंने कहा था वेणुवादक ने कि धोखा देना नैतिकता के विरुद्ध है। अगली पंक्ति है हमारी, कितना समय लगेगा तुम्हें यह कार्य करने में? ये किसने कहा था? तो यह पंक्ति नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा वेणुवादक को कही गई थी। ये पंक्ति किसने कही थी? नगर पालिका अध्यक्ष ने कही थी। और किसको कही थी? वेणुवादक को कही थी। कब कही थी? कि जब सभी लोग चूहों के आतंक से परेशान थे। कि जब सभी लोग चूहों के आतंक से परेशान थे तब वेणुवादक कमरे में आता है और चूहों से छुटकारा दिलाने की बात कहता है, और कहता है कि मैं आपको सभी को इन चूहों से छुटकारा दिला दूंगा। तब नगर पालिका अध्यक्ष उससे कहते हैं कि तुम्हें ये काम करने में कितना समय लगेगा। तो ये तीनों प्रश्न आपको ये सभी प्रश्न आपको नोटबुक में नोट करने हैं। एक बार फिर से देख लो दीर्घ प्रश्न उत्तर बेटा, कि कहा था परंतु अब तो चूहों के आतंक समाप्त हो चुका है। इसका उत्तर आएगा कि यह पंक्ति नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कही गई, और जब कही जब वेणुवादक अपना पारिश्रमिक मजदूरी मांग रहा था तब नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा था, हाँ कहा था, परंतु अब तो चूहों का आतंक समाप्त हो चुका है, फिर भी मैं तुम्हें 100 मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी है, धोखा देना नैतिकता के विरुद्ध है। ये किसने कही थी? तो यह पंक्ति वेणुवादक ने निराश होकर नगर पालिका अध्यक्ष से कही थी, और तब कही जब वे उसे उसका पूरा पारिश्रमिक नहीं दे रहे थे, यानी उसकी पूरी मजदूरी उसे नहीं दे रहे थे। तीसरी है, कितना समय लगेगा तुम्हें यह कार्य करने में? तो यह आएगा, यह पंक्ति नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा वेणुवादक को कही गई, और जब सभी लोग चूहों के आतंक से परेशान थे तब वेणुवादक कमरे में आता है और वो चूहों से छुटकारा दिलाने की बात कहता है। तभी ये पंक्ति नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कही जाती है कि तुम हमें कितने दिनों में ये काम कर दोगे, यानी चूहों से छुटकारा हमें कितने दिनों में दिला दोगे। तभी ये बात कहता है। तो अब बेटा आपको ये सभी प्रश्नोत्तर नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Students, welcome to our online classes. This is for class 6th, and in previous classes we complete our second chapter of short and long question, and today we do the third chapter of our geography portion, short and long question, because we do the exercise of this chapter in our previous class. Okay, let me start our today's class. First question is, what causes seasons? कि seasons बनने के क्या कारण हैं? Answer is, the movement of the earth around the sun is called the revolution of the earth. कि जो अर्थ है सन के चारों ओर जो रिवॉल्व करती है, जो सन के चारों तरफ घूमती है, उसी को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन कहते हैं। दिस मूवमेंट कॉजेज सीजन्स, और इसी मूवमेंट के कारण सीजन्स बनते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन ऑन द समर सोल्स्टिक? कि समर सोल्स्टिक में क्या होता है? तो आंसर इज, द सन रेज फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ इन नदर्न हेमिस्फीयर ऑन 21 जून। कि जो सन की किरणें हैं वो इस टाइम में कम 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उसके ऊपर पड़ती हैं। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ कॉल्ड समर सोल्स्टिक, और इसी पोजिशन को क्या कहते हैं? समर सोल्स्टिक कहते हैं। ओके, द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर, और इस टाइम पे क्या होता है? दिन लंबे होते हैं और रात छोटी होती है। जब गर्मियों का सीजन होता है हमारे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे दिन बड़े होते हैं और रात छोटी होती है। नाउ वी डू आवर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट? कि जो डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन के अंदर वेरिएशन होता है, कि कभी नाइट बड़ी होती है, कभी नाइट छोटी होती है, कभी डे बड़ा होता है, कभी डे छोटा होता है, कभी इक्वल होते हैं, तो इस वेरिएशन का क्या रीजन है? द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट occurs because the earth revolves around the sun with its axis always inclined at 66 डिग्री। कि ये जो वेरिएशन है ड्यूरेशन में डे एंड नाइट के, ये किसके कारण है? कि सन जो सन रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस पे,
और ऑलवेज झुकी हुई होती है 66 1/2 डिग्री पे। ठीक है, कि इसका मेन कारण क्या है कि जो अर्थ 66 1/2 डिग्री पे झुकी हुई है और इस झुकाव के कारण जब वो अपने अक्ष के ऊपर राउंड करती है, रिवॉल्व करती है, तो डे एंड नाइट का वेरिएशन होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट एंगल इज द अर्थ एक्सिस इंक्लाइन टू इट प्लेन ऑफ ऑर्बिट, कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पे कितने पे डिग्री पे झुकी हुई है, किस एंगल पे झुकी हुई है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि कितने एंगल पे झुकी हुई है, एट 66 1/2 डिग्री एंगल इज द अर्थ एक्सिस इंक्लाइन टू इट्स प्लेन ऑफ ऑर्बिट, कि अपने जो अक्ष पे है अर्थ 66 1/2 डिग्री पे झुकी हुई है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, कि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। The circular line that separates night from day is called circle of illumination, कि circle of illumination क्या होता है, जो day and night को separate करता है, जो लाइन day and night को separate करती है, day and night को अलग करती है, इसको क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। या सर्कुलर लाइन है ये एक ऐसी गोलाकार लाइन है, ये अपना अर्थ है, इसके अंदर ये लाइन है जिसको क्या कहते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। नाउ वी डू लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द समर एंड विंटर सोल्स्टिक, कि गर्मी का जो सोल्स्टिक है और जो सर्दियों का सोल्स्टिक है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट ऑफ समर सोल्स्टिक 21 जून, द रे ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, the days are longer and nights are shorter in northern hemisphere, कि गर्मियों में जो 21 जून को समर सोल्स्टिक होता है तो उसके क्या कारण क्या होता है कि जो सन रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती हैं, और जिस कारण नदरन हेमिस्फीयर में डे लॉन्ग और नाइट शॉर्ट होती हैं। जबकि इम्पैक्ट ऑफ विंटर सोल्स्टिक 22 दिसंबर, द रेज ऑफ सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कि जो सन की रेजेस हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ती हैं। द डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन सदर्न हेमिस्फीयर, और इस टाइम पे क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, जब समर सोल्स्टिक होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे, और जब सर्दियों का सोल्स्टिक होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होंगे। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एन इफेक्ट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, कि जो इंक्लिनेशन है, जो अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हमें बताना है। एन इफेक्ट ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस इज, कि इसके झुकाव का क्या प्रभाव पड़ता है, या क्या मतलब कि क्या प्रभाव है अपनी अर्थ पे। द अर्थ इज टिल्टेड ऑन 66 1/2 डिग्री एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, की अर्थ कितने अक्ष पे झुकी हुई है, 66 1/2 डिग्री पे झुकी हुई है, और सन है जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो बाय दिस मोशन वी गेट सीजन्स, और इस मोशन के कारण हम क्या करते हैं, सीजन्स प्राप्त करते हैं। द सीजन्स आर, और सीजन कौन कौन से हैं, समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम। 4 सीजन्स है ना अपने यहाँ पे, समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटम। Now our question number 3 is differentiate between autumnal and vernal equinox, कि autumnal and vernal equinox के बारे में हमें बताना है। तो autumnal it occurs on 23rd September, कि ये कब होता है, 23rd सितंबर को, जबकि vernal किसको होता है, 21st मार्च को। सन रेज आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम द नदर्न हेमिस्फीयर टू सदर्न हेमिस्फीयर, और इस टाइम पे क्या होता है कि जो सन की रेज होती है वो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ज़्यादा होने लग जाती हैं, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा, विंटर सोल्स्टिक आएगा। ऑटोमनल इक्विनॉक्स के बाद क्या आएगा, विंटर सोल्स्टिक आएगा। और इसमें क्या होता है कि वापस से जो सदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ जो सन रेज होती हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। इट कम्स आफ्टर समर सोल्स्टिक, कि ये समर सोल्स्टिक के बाद आता है और विंटर सोल्स्टिक से पहले आता है। इट कम्स आफ्टर विंटर सोल्स्टिक,
और ये विंटर सोल्स्टिक के बाद आता है और ये समर सोल्स्टिक से पहले आता है। नाउ वी डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ए लीप ईयर? कि लीप ईयर क्या होता है? द अर्थ टेक 365 डे एंड 6 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। की जो अर्थ है वो 365 डेज लेती है और 6 आवर्स लेती है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में। एक्स्ट्रा 6 आवर्स मेक ए फुल डे एज 29 डे ऑफ फरवरी एवरी लीप ईयर। और ये जो 6 घंटे होते हैं, देखो हम साल में 365 डेज काउंट करते हैं और जो 6 आवर्स होते हैं उसको हम 4 साल में एक दिन बन जाता है जो 29 डे कहलाता है। और सब में तो 30 या 31 डेज होते हैं, तो हम इसको किस में जोड़ देते हैं? हम इसको फरवरी में जोड़ देते हैं। एवरी लीप ईयर दस हैज 366 डेज। और इसी कारण जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 366 डेज होते हैं। बेटा लीप जो 6 मंथ्स जो 6 आवर्स होते हैं वो प्रत्येक 4 साल में जुड़ जुड़ के आप 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24 आएगा। और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो सीधी सी कैलकुलेशन है कि 24 आवर्स जब इकट्ठे हो गए तो 1 डे हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो 365 डेज तो हमारे नॉर्मल ईयर में होते हैं और 1 डे अगर और प्लस हो गया तो 366 डेज हो जाएंगे। और ये 4 ईयर के बाद होता है, तो 4 ईयर के बाद हमारा लीप ईयर आ जाता है। जैसे अपना जो ये 2020 चल रहा है ये एक लीप ईयर है। नाउ आवर 5th क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट? कि डे एंड नाइट के बनने के क्या कारण है? द अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस, वन कंप्लीट रोटेशन टेक 24 आवर्स। कि अर्थ जो अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है वो कंप्लीट रोटेशन करने में 24 आवर्स का टाइम लेती है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट। कि रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है उसके कारण दिन और रात बनते हैं, जबकि रिवोल्यूशन के कारण क्या बनते हैं? 2 जो मोशंस है अपनी अर्थ की, 1 रोटेशन एंड 2nd रिवोल्यूशन। तो फर्स्ट जो रोटेशन है उसके कारण तो डे एंड नाइट बनते हैं और रिवोल्यूशन जो है उसके कारण सीजन्स बनते हैं। बेटा आपको इस डिफरेंस को पता रखना है। जब रोटेशन होता है तो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है और जबकि रिवोल्यूशन होता है तो सन रिवॉल्व अराउंड द सन। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है तो 1 डे कंप्लीट होता है, डे एंड नाइट कंप्लीट होते हैं 24 आवर्स में। और जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है अपनी अर्थ तो उससे 1 ईयर बनता है। तो ये सारे जो कुछ डिफरेंसेस हैं ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या है या अर्थ की जो मोशंस है वो क्या है, तो आपको टिप्स पे होने चाहिए ये चीजें। नेक्स्ट पॉइंट इज एट एनी टाइम द फेज ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज डे एंड द अदर साइड हैज नाइट। कि जो फेस अर्थ का सन के सामने होता है वहां पे दिन होता है और जो अदर साइड होती है वहां पे नाइट होती है। तो सो स्टूडेंट्स वी रिवाइज आवर टॉपिक्स रिवोल्यूशन, रोटेशन, डे एंड नाइट, सीजन्स, वर्नल यूनिक्स, autumnal equinox, summer solstice, winter solstice in this chapter. We do our next chapter in next class. Revise this chapter very well for your exams. Thank you. Good morning students. I Neetu Yadav teaching science in MLP School Rajpura. Welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video we study about revision content of chapter 1st, which is food. Where does it come from? So students, we also know that in previous video we do our revision part of chapter 1st. So let's continue with the short answer type question of chapter 1st. Question number 1 is what are ingredients? Ingredients क्या होते हैं? आंसर है materials used to prepare a food item known as ingredients. जो मटेरियल्स जिसका इस्तेमाल हम किसी भी फूड को प्रिपेयर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स में जैसे आपके जितने भी मसाले होते हैं, आपके कोरिएंडर पाउडर हो गया, आपका जीरा पाउडर हो गया, गरम मसाले, ये सब आपके इंग्रेडिएंट्स के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की ज़रूरत, हम जो खाना खाते हैं उसकी ज़रूरत किस लिए होती है? सो आंसर इज़ फूड इज़ इसेंशियल टू लिव। जो फूड होता है वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीने के लिए। आल्सो फूड गिव अस एनर्जी। जो फूड है हमें क्या देता है? ताकत देता है।
कीप्स अस हेल्थी, हमें स्वस्थ रखता है, एंड हेल्प अस टू ग्रो, सो वी नीड फूड। अब क्या है, हमारा जो फूड हमें एनर्जी देता है, हमें हेल्दी रखता है और हमारी जो ग्रोथ होती है उसमें भी हेल्प करता है। सो हमें फूड की क्या है, रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, नेम द ग्रुप्स ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फूड दे ईट। जो एनिमल हैं उनको ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है जिस टाइप से वो खाना खाते हैं। अब वो कौन कौन से ग्रुप हैं उनके नाम आपको बताने हैं। आंसर इज बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट्स, एनिमल डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो एनिमल्स है उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, किस कैटेगरी पे वो किस टाइप से का खाना खाते हैं। सो फर्स्ट इज हर्बीवोरस, सेकंड इज कार्निवोरस, थर्ड इज ओमनीवोरस। तो आपके 3 ग्रुप्स कौन से हैं? हर्बीवोरस में क्या है, प्लांट ईटर्स, कार्निवोरस में मीट ईटर्स और आपके ओमनीवोरस में बोथ प्लांट एंड मीट ईटर्स आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, हाउ डू स्क्वेंजर्स हेल्प द इन्वायरमेंट। जो आपके स्क्वेंजर्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में कैसे हेल्प करते हैं। सो आंसर इज स्क्वेंजर्स हेल्प इन्वायरमेंट क्लीन बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स विच लेफ्ट आउट इन आवर सराउंडिंग। अब जो स्क्वेंजर्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प ऐसे करते हैं। जो स्क्वेंजर्स क्या होंगे, स्क्वेंजर्स वो होंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, वो स्क्वेंजर्स में आते हैं आपके, या फिर कोई भी एनिमल जैसे आपका वल्चर है वो सब डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं। जो फ्लैश होता है, मांस होता है डेड एनिमल्स को, उनको खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर डेयरी प्रोडक्ट्स। जो डेयरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जो मतलब आप जो डेयरी में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो आप डेयरी से ले सकते हैं। आंसर है प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम मिल्क आर नोन एज डेयरी प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स, जो सामान आपको मिल्क से मिलकर बना होता है या फिर मिल्क से मिलकर बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल चीज़, क्रीम, बटर एक्सेट्रा। जो आपकी चीज़ है, क्रीम है, बटर है या फिर आपका कर्ड है, कर्ड भी आपका मिल्क से ही मिलकर बनता है, वो सब क्या होंगे, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, with the help of example explain how different plants parts serve as sources of food। अब क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाना है कि जो सोर्सेज ऑफ फूड है प्लांट से वो कैसे ऑब्टेन करते हैं हम। आंसर इज फूड आइटम्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब है हम भी बता रहे हैं कि जो प्लांट्स और एनिमल्स से आपको दोनों फूड आइटम्स क्या है, ऑब्टेन होते हैं। तो प्लांट से हमें कौन कौन से फूड आइटम्स ऑब्टेन होते हैं। So food from obtains are different plant parts provide us different types of food। जो plants के different part होते हैं, जैसे आपके stem, root, leaves से हमें क्या होता है, food obtained होता है। तो जो root से कौन कौन सा food obtained होता है, from root of plant like radish, turnip are eaten raw or cooked। जो root होती है plant की, जैसे कि आपकी हम radish हो गई, carrot हो गई, turnip हो गई, ये सब क्या है हम रूट से ऑब्टेन करते हैं और उनको हम रॉ और कुक मतलब कच्चा भी खा सकते हैं या पकाकर भी खा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम वी ईट लाइक पोटैटो, ओनियन। स्टेम में क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम भी ईट करते हैं, स्टेम भी, जैसे आपका शुगर केन है वो एक स्टेम होता है, तो और आपके अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, आपकी पोटैटो, ओनियन, इनको भी हम क्या है प्लांट से ही ऑब्टेन करते हैं। लीव्स, Leaves are also known as kitchen of plant because they prepare food from plant। अब क्या कह रहे हैं, जो लीव्स है, पत्तियाँ, उनको किचन ऑफ प्लांट बोलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, क्योंकि जो लीव्स होती है वो हमारे फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती हैं। क्यों, क्योंकि हमारे जो प्लांट है लीव्स की हेल्प से ही अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो लीव्स के एग्जाम्पल हैं स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फ्लोवर। फ्लोवर ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एक्सेट्रा आर ईटन बाय अस। अब क्या कह रहे हैं, जो फ्लोर फूल होता है तो सर्टेन प्लांट्स का, जैसे आपके कॉलीफ्लावर, गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, इनको भी हम फ्लोवर से ऑब्टेन करते हैं, जो प्लांट का ही पार्ट है। नेक्स्ट है आपको फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स जो प्लांट पार्ट है उससे आप क्या क्या ऑब्टेन करते हैं, लाइक एप्पल, बनाना, टोमेटो एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका सीड मतलब बीज। अब सीड से कौन कौन से सीड है जिससे आप अपना फूड लेते हैं, तो ग्राम, पीज, व्हीट एक्सेट्रा आर सीड्स ईटन बाय अस। सो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, व्हाट आर डिकम्पोजर एंड स्क्वेंजर्स, हाउ आर दे यूजफुल टू अस। डिकम्पोजर एंड स्क्वेंजर्स
क्या होते हैं और वो हमारे लिए कैसे यूज़फुल होते हैं। तो आंसर इज फर्स्ट डिकम्पोजर। डिकम्पोजर आर द एनिमल दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड डिकम्पोज दैम। अब क्या कह रहे हैं, डिकम्पोजर क्या है, वो एनिमल्स होते हैं जो डेड एनिमल्स और प्लांट पर फीड करते हैं, मतलब अपना खाना उन एनिमल्स से लेते हैं जो डेड मर चुके होते हैं और उनको डिकम्पोज का मतलब होता है स्टूडेंट्स उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो सोइल में ईजिली मिक्सअप हो सके। नेक्स्ट है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स आर द एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। अब क्या क्या कह रहा है, जो स्क्वेंजर्स वो एनिमल होते हैं जो डेड एनिमल है उन पे फीड करते हैं। डिकम्पोजर तो प्लांट और एनिमल दोनों पे फीड करते हैं, स्क्वेंजर सिर्फ डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं। सो वी कैन से दैट बोथ स्क्वेंजर्स एंड डिकम्पोजर प्ले an important role to clean our environment and surrounding by eating dead plants and animals। जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल, डेड प्लांट्स में मतलब क्या होगा, जो आपकी लीव्स है प्लांट्स से गिर जाती हैं, अदर मटेरियल्स है सूखे, वो सब इंक्लूड होते हैं। और डेड एनिमल्स इनको खाते हैं, इससे हमारा क्या है इन्वायरमेंट है वो क्लीन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्क्राइब एनी 3 फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। कोई भी 3 फूड आइटम्स डिस्क्राइब करते हैं जो हम एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। आंसर इज फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। जो फूड ऑब्टेन होता है एनिमल से वो है, फर्स्ट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। मिल्क और मिल्क से बने हैं प्रोडक्ट्स। मिल्क इज अ कंप्लीट फूड एंड हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स। जो मिल्क होता है, तो मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड एंड हैज़ ऑल न्यूट्रिएंट्स। जो मिल्क है उसमें पूरे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और मिल्क हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा। सेकेंड इज मीट। मीट is a rich source of protein, vitamins and minerals obtained from food, goat, chicken, fish। जो मीट है, मांस है, वो क्या है, उसमें क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स फाउंड होते हैं। और जो मीट है हमें कहाँ कहाँ से ऑब्टेन हो सकता है, आपका गोट से, चिकन से या फिश से। नेक्स्ट इज हनी। हनी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। जो हनी है आपका गुड सोर्स होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन्स का एंड मिनरल्स का। एंड हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम बी हाइव्स बाय हनी बीज। जो आपकी मधुमक्खी है वो क्या करती है, शहद बनाती है कहाँ, बी हाइव्स में, ठीक है, यहाँ से हम हनी ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, एक्सप्लेन फूड चेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको फूड चेन बताना है क्या होता है। तो फूड चेन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड अ फूड चेन। जो क्या होता है, ईटिंग, हम किस चीज़ को खा रहे हैं और फिर हम पर कोई और चीज़ फीड कर रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं, ईटन एंड बीइंग ईटन इज नोन एज फूड चेन। अब देखिए जैसे आपका एग्जाम्पल है फूड चेन का, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या होंगे, वी आल्सो नो दैट प्रोड्यूसर आर आल्सो नोन एज ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं उनको प्रोड्यूसर बोला जाता है। और प्रोड्यूसर ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, जैसे आपके प्लांट्स, आपकी ग्रासेस, ये सब ग्रीन होती हैं तो वो सब प्रोड्यूसर के अंदर आएंगी। तो आपको पता है जो आपकी गोट है, रैबिट है, ये सब क्या है, प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं। तो हमारे प्लांट्स को कौन खाएंगे, गोट ईट करेंगे, ठीक है। अब गोट क्या है, एक हर्बीवोरस हो गई। हम ये भी बता सकते हैं कि जो गोट है एक हर्बीवोरस, क्योंकि ये प्लांट ईटर है, प्लांट को खा रही है, ठीक है। अब गोट के ऊपर कौन फीड करेगा गोट को, कोई भी ह्यूमन खा सकता है, लोइन खा सकता है, फॉक्स खा सकता है, कोई भी खा सकता है। तो जो हमारी गोट पे फीड करेंगे हर्बीवोरस पे, तो उन्हें हम क्या बोल, कार्निवोरस बोल सकते हैं, मतलब मीट ईटर, ठीक है। क्योंकि आपकी जो गोट है एनिमल है तो उसके अंदर मीट होगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ह्यूमन लाइन गोट को खाते हैं वो क्या होंगे, कार्निवोरस। तो आपका है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, और आपका प्लांट क्या हो गया, प्रोड्यूसर, ठीक है। ये एग्जांपल आपका फूड चेन का। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे ग्रास ओपर, माउस, स्नेक, लोइन। आपकी फूड चेन आप जितनी लंबी चाहे उतनी लंबी आप अपनी फूड चेन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, डिफ्रेंशिएट बिटवीन हर्बीवोरस, ओमनीवोरस एंड कार्निवोरस। जो हर्बीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस और कार्निवोरस में क्या डिफरेंस होता है ये आपको बताना है। तो आंसर है फर्स्ट हर्बीवोरस। हर्बी इज नोन एज प्लांट एंड वोरस इज नोन एज ईटर। हर्बी का मतलब होता है प्लांट और वोरस का मतलब होता है ईटर, मतलब प्लांट ईटर। हर्बीवोरस आर दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। हर्बीवोरस वो होते हैं जो प्लांट या प्लांट से बने प्रोडक्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल काऊ, हॉर्स, एलिफेंट एक्सेट्रा।
गोट भी हो सकता है आपका हर्बीवोरस में। नेक्स्ट इज कार्निवोरस। कार्नी मीन्स मीट, वोरस मीन्स ईटर। तो कार्निवोरस हो गया आपका मीट ईटर। कार्निवोरस आर दोज एनिमल विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, एग्जाम्पल लोइन, ईगल एक्सेट्रा। तो कार्निवोरस वो एनिमल होते हैं जो फ्लैश, जो मांस होता है दूसरे जानवर का, उनको खाते हैं, एग्जाम्पल लोइन, ईगल। नेक्स्ट इज ओमनीवोरस। ओमनी मीन्स ऑल, वोरस मीन ईटर। ओमनीवोरस मतलब ऑल ईटर। ओमनीवोरस आर दोज एनिमल दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो बोथ, जो प्लांट होता है और जो एनिमल फ्लैश होता है, उन दोनों को फीड करते हैं। जैसे ह्यूमंस हो गया, ह्यूमन वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों फूड खाते हैं। तो जो एग्जाम्पल में ओमनीवोरस क्या आ सकता है आपका, बियर, क्रो, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। So students, that's it for today's revision content. Thank you for listening.